मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? नो सर। ठीक है, तो हम लोग पाइथन स्टार्ट करेंगे आज से, है ना। पाइथन में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, उन चीज़ों पे बात करेंगे। उसके बाद हम कुछ और चीज़ों पे बात करेंगे पाइथन के। ठीक है, तो इस कोर्स का नाम जो दिया गया है वो पाइथन प्लस डीएसए ही दिया गया है। डीएसए में भी हम कुछ चीज़ों को सीखने वाले हैं। तो डीएसए कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इसका फुल फॉर्म होता है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। ठीक है, तो हम एल्गोरिदम की बात करेंगे और डेटा स्ट्रक्चर की बात करेंगे। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब ये हो गया कि स्ट्रक्चर ऑफ डेटा, वो किसी भी तरह का डेटा हो। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर हमें कई सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन देता है। यानी कि इसके अंदर सिर्फ डीएस सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, इसके अंदर और भी बहुत सारे टॉपिक होते हैं। तो अलग अलग तरीके से डेटा को हैंडल करने के लिए हम डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और ये हमें काफ़ी सारे सॉल्यूशन देता है। वो हम जब ये चैप्टर आएगा तो देखेंगे उस समय कि हम इसका कैसे यूज कर सकते हैं। एल्गोरिदम क्या होता है ये भी हम समझेंगे आगे। फिलहाल मैंने यहाँ पर छोटा सा डिफिनीशन लिख रखा है, ये कोई पाइथन की डिफिनीशन नहीं है। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है लर्न पाइथन कोर एंड डेटा स्ट्रक्चर फॉर क्रैकिंग जॉब इंटरव्यू। यानी कि हम पाइथन को पढ़ने वाले हैं और स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं, डेटा स्ट्रक्चर को, यानी कि जॉब वगैरह के लिए, इंटरव्यू वगैरह क्रिएट करने के लिए। ठीक है, वी आर गोइंग टू सॉल्व 100+ कोडिंग क्वेश्चन इन दिस कोर्स। यानी कि इस कोर्स में हम लोग जो है 100 से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ये थोड़ा जो शुरुआती दौर होगा आपका पाइथन के अंदर, वो हो सकता है कि थोड़ा आप लोगों को बोरिंग लगे, है ना, क्योंकि हम CLI पे काम कर रहे होंगे। तो जब हम CLI पे काम करेंगे यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस पे काम कर रहे होंगे, तो फिर आपको थोड़ा सा हो सकता है कि बोरिंग लगे। लेकिन जब हम GUI पे काम करने लगेंगे ना, तो आपको ये बहुत बेहतरीन लगेगा। ठीक है, तो पेशेंस रखना है थोड़ा, हम पहले इन चीज़ों पे काम कर लेंगे, उसके बाद ही हम GUI पे आएंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है इन दिस कोर्स विच विल हेल्प यू टू बिल्ड लॉजिक फॉर एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन। यानी कि एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन जो होते हैं उस तरीके के एप्लीकेशन आप बनाना सीखेंगे। लर्न टू बिल्ड सर्वर सॉफ्टवेयर एंड CLI टूल्स दैट विल ब्लो योर माइंड। यानी कि हम जो है सर्वर सॉफ्टवेयर और CLI टूल्स वगैरह भी सीखेंगे बनाना। ठीक है, परफेक्ट। तो अभी पाइथन के अंदर हमें क्या पढ़ना चाहिए, पहली चीज ये है, यानी कि पाइथन के अंदर हमें क्या पढ़ना चाहिए। पाइथन के अंदर हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, ये समझ लीजिए इस चीज को। तो पाइथन के अंदर हम सबसे पहले कोर पाइथन आपको पढ़ना है, कोर पाइथन पढ़ना है। ठीक है, कोर पाइथन पढ़ना है। जब आपका कोर, अब ये कोर पाइथन सिर्फ कोर पाइथन नहीं, इसके अंदर भी कई सारे टॉपिक हैं। ठीक है ना, कोर पाइथन पढ़ने के बाद आपको पाइथन का कोई फ्रेमवर्क पढ़ना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं पाइथन के, तो पाइथन का आपको कोई फ्रेमवर्क पढ़ना है। उसके बाद आपको पाइथन में, यानी कि पाइथन में मैथमेटिक्स एंड डेटा साइंस, इसको पढ़ना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमें पाइथन में वर्क फ्लो ऑटोमेशन ये पढ़ना चाहिए। अब हम इसके अंदर की बात करेंगे, यानी कि कोर पाइथन में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए और हम कोर पाइथन की हेल्प से क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ हम पाइथन फ्रेमवर्क पढ़ने के बाद हम क्या कर पाएंगे, पाइथन में हम मैथमेटिक्स एंड डेटा साइंस पढ़ने के बाद क्या कर पाएंगे, पाइथन में वर्क फ्लो या ऑटोमेशन से हम क्या कर पाएंगे, क्या चीजें हैं ये चीज। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक हैं जो कि पाइथन के अंदर हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, और हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो भी आपको पता चल जाएगा अभी थोड़ी देर में। तो ये काफी बड़ा टॉपिक है, अगर हम इन सारे टॉपिक को अगर कवर करें ना, तो 1 से 1.5 साल टाइम जाएगा अगर आपको अच्छे से सिखाना हो तो। ये कोई 2-4 महीने का खेल नहीं है, समझ रहे हैं ना आप लोग इस चीज को। तो अगर आपको अच्छे से सीखना है तो इसमें आपको ये पूरा टॉपिक मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि कोर पाइथन, उसके बाद पाइथन में फ्रेमवर्क्स, पाइथन में मैथमेटिक्स एंड डेटा साइंस, पाइथन में वर्क फ्लो ऑटोमेशन, है ना। तो इन सारे टॉपिक्स को कवर करने के लिए आपको कम से कम 1 से 1.5 साल टाइम देना होगा, अगर अच्छे से सीख रहे हो तो। ऐसे नहीं कि इधर उधर सीख रहे हैं, इधर उधर सीखने का कोई मतलब ही नहीं है, फिर क्या मतलब है सीख के, है ना। कुछ लोग आते हैं मेरे पास, बोलेंगे सर मुझे जावास्क्रिप्ट आती है, मुझे रिएक्ट जेएस आती है, नोड जेएस आती है, इतनी लैंग्वेज गिना देते हैं कि उतनी मुझे भी नहीं आती है। अब मैं जब उनको एक प्रोजेक्ट अपना दिखाता हूँ तो वो हैरान हो जाते हैं, उनको एक छोटा सा प्रोजेक्ट नहीं बनाने आता है जावास्क्रिप्ट के अंदर।
उनको Node.js का कोई API बनाने नहीं आता है। तो सिर्फ लैंग्वेज सीख लेने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ लैंग्वेज सीख लेने से कुछ नहीं होता है। लैंग्वेज के अंदर आपको प्रोजेक्ट बनाने आना चाहिए। भले हम पाइथन सीख रहे हैं, तो पाइथन का सिंटेक्स समझ लेने से कुछ नहीं होगा कि हम पाइथन में लूप कैसे चलाएंगे, पाइथन में कंडीशन कैसे चलाएंगे, पाइथन में जो है हम वेरिएबल कैसे बनाएंगे, ये सिर्फ इससे नहीं होता है। पाइथन में प्रोजेक्ट कैसे बनाओगे आप, प्रोजेक्ट को कैसे फाइनलाइज करेंगे, प्रोजेक्ट को हम कैसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपको टास्क मिल गया कि पाइथन के अंदर ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसको आप कैसे एंड तक लेके जाएंगे, कहाँ से शुरुआत करेंगे, वो सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम कोर पाइथन के अंदर देख लेते हैं कि क्या क्या किया जा सकता है, ठीक है। तो कोर पाइथन के अंदर इतने सारे टॉपिक हैं, हम कोर पाइथन के अंदर क्या सीखने वाले हैं वो चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग एंड पाइथन, यानी कि हम प्रोग्रामिंग की बेसिक कॉन्सेप्ट, प्रोग्रामिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब ये हो गया कि हम वेरिएबल कैसे बनाना है, फंक्शन कैसे बनाना है ना, लूप कैसे चलाना है, कंडीशंस कैसे लगाने हैं, या हमें किसी डेटा का आउटपुट कैसे प्रिंट करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम बेसिक मानते हैं। अच्छा, बेसिक अगर आपको नहीं मालूम है तो आप बड़ा काम कैसे कर पाएंगे। तो किसी भी प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज के अंदर आप डायरेक्ट प्रोजेक्ट बनाना नहीं स्टार्ट कर देते हो, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप प्रोजेक्ट अगर बनाना स्टार्ट कर देंगे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। जब आपको उसका बेसिक पता होगा, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक पता होगा कि इसका सिंटेक्स क्या है, इसके अंदर लूप कैसे चलाते हैं, इसके अंदर फंक्शंस कैसे बनाते हैं, इसके अंदर क्लास कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट क्या है, एरे क्या है ना, इस तरीके की चीजें जब आप समझते हैं, तब आप जो है कहीं ना कहीं एलिजिबल हो जाते हैं फिर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करने के लिए या प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग, सॉरी, हाँ, बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग एंड पाइथन, पाइथन को समझेंगे। और बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग का मतलब ये हो गया कि कोड लिखने का तरीका, ठीक है ना। प्रोग्रामिंग का मतलब क्या समझ रहे हैं, प्रोग्रामिंग से आप क्या समझ रहे हैं। प्रोग्रामिंग से मतलब यही है कि जो हम छोटे से भी छोटा एप्लीकेशन बना रहे हैं, ठीक है, यानी कि हम कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रोग्रामिंग के हेल्प से ही बनता है, भले ही आप किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करो। देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हो तो इसका मतलब कि आप किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज की बात कर रहे हो, और सिर्फ प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं अगर हम, तो प्रोग्रामिंग का मतलब ये हो गया कि कोड लिखने का तरीका, अब वो किसी भी लैंग्वेज में हो, जावास्क्रिप्ट में हो, रिएक्ट में हो, नोड में हो, पीएचपी में हो, एसक्यूएल में हो। एसक्यूएल आपकी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है ना। तो मतलब यूँ समझ लीजिए जितने भी लैंग्वेज हैं उसमें जो कोड लिखने का तरीका होता है उसी को हम प्रोग्रामिंग बोलते हैं, ठीक है। इसका अगला टॉपिक हम इसमें, यानी कि हम कोर पाइथन के अंदर क्या पढ़ सकते हैं, ऐसे समझिएगा इस चीज को। हम बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग एंड पाइथन को समझ सकते हैं कोर पाइथन के अंदर, डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ सकते हैं हम कोर पाइथन के अंदर, बिल्ड सीएलआई टूल्स एंड एप्स, यानी कि हम कुछ सीएलआई एप्लीकेशन या टूल्स का मतलब एप्लीकेशन ही हो गया यहाँ पर, ठीक है, और कुछ एप्लीकेशन बना सकते हैं, ऐप वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। सर्वर स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं हम कोर पाइथन के अंदर। सर्वर स्क्रिप्टिंग का मतलब ये हो गया कि सर्वर से रिलेटेड कोड, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप कोर पाइथन के अंदर कवर कर सकते हो, पढ़ सकते हो। और हाँ, ये जो चीज है, ये चारों चीजें जो लिखी हुई है पढ़ने के लिए, यहीं से आपको स्टार्ट भी करना चाहिए। कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि इसको आपको कंप्लीटली कवर कर लेना चाहिए, यानी कि सीएलआई टूल्स वगैरह बना लेना चाहिए, एप्लीकेशन वगैरह बना लेना चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लेना चाहिए, तब कहीं जा करके आपको इन टॉपिक पे जाना चाहिए, पाइथन फ्रेगमेंट्स पे, पाइथन मैथमेटिक्स एंड डेटा साइंस पे, पाइथन वर्कफ्लो एंड ऑटोमेशन पे। इस पे आपको कब जाना चाहिए, जब आपका ये टॉपिक कवर हो चुका हो, इसमें आपकी अच्छी पकड़ बन चुकी हो, ठीक है। तब आपको ये जो तीनों टॉपिक है इनमें से कोई भी आप डायरेक्टली चूज कर सकते हो, एक कोई भी डायरेक्टली चूज कर सकते हो, ठीक है। सपोज करो हमने कोर पाइथन के अंदर अपनी पकड़ बना ली, तो अब हम क्या करें, अब हम पाइथन का कोई फ्रेमवर्क सीख लेंगे सबसे पहले, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा स्टेप यही चूज करिएगा, आप कोई पाइथन का फ्रेमवर्क सीख लो, कोई भी सीख लो, ठीक है। तो यहाँ पर नोटिस करिए नीचे की तरफ आ जाएंगे। अब पाइथन फ्रेमवर्क जब आप सीख लेंगे तो क्या कर पाएंगे, आप मोबाइल का एप्लीकेशन बना पाएंगे, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना पाएंगे, वेबसाइट बना पाएंगे, और गेम्स वगैरह बना पाएंगे, ठीक है। अगर मैं इन चारों में से बात करूं, यानी कि पाइथन का फ्रेमवर्क सीखने के लिए अगर मैं इन चारों में से बात करूं, तो मैं आपको बात करूंगा जब आप शुरुआती दौर में हो तो आप पहले वेबसाइट पे काम करना सीखें, ठीक है। यानी कि इन दोनों को सेलेक्ट करें, गेम्स को या तो वेबसाइट को। अब गेम्स और
वेबसाइट में अगर मैं ऑप्शन दूं तो मैं सबसे पहले ऑप्शन वेबसाइट को ही दूंगा, ठीक है, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए या डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको ये चीज बनाने आना चाहिए, वेब डेवलपमेंट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो किसी फ्रेमवर्क का यूज करिए, पाइथन के अंदर जेंगो है और भी फ्रेमवर्क है, उनका यूज कर सकते हैं हम। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए, जब आप फ्रेमवर्क सीख रहे हो तो वेबसाइट बनाना सीखो, उसके बाद आप गेम्स बनाना सीखो, ठीक है। तो गेम्स वगैरह बनाने के लिए काफी सारे जो है मैथ्स वगैरह की आपको नॉलेज होनी चाहिए, फिजिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, तब आप गेम्स वगैरह पे काम कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको सीखना है, उसके बाद ही आपको इस चीज को सीखना है। याद रहे कि ये टॉपिक कवर करने के बाद, यानी कि डेटा स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लेना है, कुछ CLI टूल्स बना लेने हैं, ठीक है। इसको चाहे आप अवॉइड कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग एंड पाइथन, यानी कि बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग समझ लेना है, तब जाके कहीं ना कहीं आपको फ्रेमवर्क को सीखना है, और फ्रेमवर्क के अंदर आपको वेबसाइट बनाने आना चाहिए। गेम्स पे अगर आप जाना चाहें तो गेम्स के लिए भी फ्रेमवर्क मिलते हैं, आप जो है चूज कर सकते हो और पढ़ सकते हो, ठीक है। तो गेम्स वगैरह डेवलप करने के लिए थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए आपको, फिजिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, है ना, तब आप काम कर पाएंगे गेम्स वगैरह पे। तो इसी ध्यान रहे कि जब आप फ्रेमवर्क सीखेंगे तो मोबाइल एप्लीकेशन बनाना सीखिए, उसके अंदर डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना सीखिए, ठीक है। तो कई सारे फ्रेमवर्क हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए, है ना, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। वेबसाइट आपको बनाने आना चाहिए फ्रेमवर्क की हेल्प से, ठीक है। परफेक्ट। अब हम अगले टॉपिक पे जाते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है, पाइथन, मैथमेटिक्स एंड डेटा साइंस, यानी कि अब हम जब इस टॉपिक को कवर कर लें, पहले तो हमें इनको कवर कर लेना है, इन चारों को, ठीक है। उसके बाद हमें इनमें से किसी एक टॉपिक को 100% कवर कर ही लेना है। वेबसाइट डेवलपमेंट ही आप चूज करिए, ठीक है, आपके लिए आसान भी रहेगा। जब आप इसका ये कंप्लीट हो जाए तब आप इसमें जाइए या इस पे जाइए या इस पे जाइए, ठीक है। हाँ, डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी चूज किया जा सकता है वेबसाइट को बनाने से पहले, लेकिन अगर आपको वेबसाइट बनाने की नॉलेज है तभी आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन चूज करिए। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि भले ही पाइथन में आपने कोई वेबसाइट ना बनाई हो, लेकिन उससे पहले आपने जो है जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, रिएक्ट की हेल्प से, नोड की हेल्प से आपने वेब वगैरह पे काम कर रखा हो, तब आप इसको चूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। उसके बाद हम जा सकते हैं पाइथन में मैथमेटिक्स एंड डेटा साइंस पे, ठीक है। तो उसके अंदर आप क्या सीख सकते हो, मशीन लर्निंग एंड AI, समझ रहे हैं ना। तो आजकल वेबसाइट वगैरह में भी AI वगैरह का यूज हो रहा है। साइंटिफिक कंप्यूटिंग का मतलब ये हो गया कि जो स्पेस वगैरह से रिलेटेड काम करते हैं, यानी कि स्पेस वगैरह के जो साइंटिस्ट होते हैं, उसके लिए आप इसको पढ़ सकते हो, साइंटिफिक कंप्यूटिंग, ठीक है। डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन, डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन से आप क्या समझ रहे हैं, जो स्टॉक वगैरह में, यानी कि स्टॉक को संभालते हैं, स्टॉक के जो डेवलपर होते हैं वो इस पे काम करते हैं, है ना, शेयर मार्केट वगैरह में, डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन पे। रोबोटिक्स एंड IoT, है ना, तो रोबोटिक्स एंड IoT पे आप जा सकते हो। कब जा सकते हो, जब आपके ये सारे टॉपिक कवर हो चुके हो, तो अब आप इसमें से, यानी कि मैथमेटिक्स एंड डेटा साइंस के अंदर से इनमें से कोई भी टॉपिक चूज करिए। अब आपकी रिक्वायर्ड के ऊपर है, ठीक है, कि आप क्या करना चाहते हो, समझ रहे हैं आप लोग जी। जी चलिए सर। एक और टॉपिक है इसके अंदर, पाइथन वर्क फ्लो ऑटोमेशन, ठीक है, डेवऑप्स, ठीक है, डेटाबेस सिस्टम सीख सकते हो, यानी कि डेटाबेस की सिक्योरिटी कैसे की जाए, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, है ना, ये सारी चीजें आपकी हैं। तो आप ये जो ऊपर के दो पार्ट हैं, जैसे कि हमें पहले ये कंप्लीट करना है, उसके बाद हमें इनमें से कुछ कंप्लीट करना है, चाहे हम, नहीं ये तो हो गया वेबसाइट डेवलपमेंट या गेम डेवलपमेंट या डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट, ठीक है, इसमें से कुछ कंप्लीट कर लें। उसके बाद हम चाहें तो इनको स्विच कर सकते हैं और डायरेक्ट हम यहाँ पर आ सकते हैं, इस पे पाइथन वर्कफ्लो एंड ऑटोमेशन पे, ठीक है, डॉप्स वगैरह पे, डेवऑप्स हो गया, डेटाबेस सिस्टम, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, है ना। तो ये सब कहीं ना कहीं एक सॉफ्टवेयर को फुलफिल करने के लिए, यानी कि एक बेहतरीन प्रोजेक्ट बनाने के लिए इन सब चीजों को हमें सीखने की आवश्यकता है, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। तो अगर आपको और ज्यादा कुछ सीखने की इच्छा है पाइथन के अंदर,
तो फिर आप इन टॉपिक को कवर करिए। अगर आप मशीन लर्निंग, एआई ये सब यूज़ करेंगे तो आपकी जो सैलरी वगैरह होगी बहुत हाई होगी, है ना? साइंटिफिक कंप्यूटिंग, ठीक है? तो ये सब पे आप जा सकते हो। लेकिन आगे अगर फ़िलहाल की बात करें हम, फ़िलहाल हमें जॉब की रिक्वायरमेंट है, तो हमें क्या-क्या पढ़ना चाहिए ताकि हमें जल्दी से कोई जॉब मिल जाए? तो जो आपके हाथ में जॉब रहेगी ना, तो आप इन सब चीज़ों को पढ़ सकते हो, क्योंकि इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए मेंटेनेंस भी बहुत आता है, खर्चे बहुत आते हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग इस चीज़ को? ठीक है? तो अगर आपके पास जॉब रहेगी तो कहीं न कहीं आप अफ़ोर्ड कर लेंगे इन चीज़ों को, या तो फिर आपके पास उतना पैसा हो, आपके पास टाइम हो, ठीक है? तो पहले आप जॉब रेडी के लिए पढ़िए। इतना पढ़िए कि आपका जॉब लग जाए, अच्छी जॉब हो आपकी, आपको आपकी अच्छी सैलरी हो, तब जाके आप इन चीज़ों को पढ़िए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आपके घरवालों पे ज़्यादा प्रेशर ना आए। क्योंकि इन सब चीज़ों को जब आप कवर करेंगे तो इसमें ये सब हाई मेंटेनेंस है, मतलब कॉस्ट बहुत आएगा इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए। समझ रहे हैं ना आप लोग इस चीज़ को? ठीक है? तो फिलहाल हमें क्या पढ़ना चाहिए? यहाँ पर देखिए, रोड मैप टू क्रैक अ जॉब इन पाइथन। सबसे पहले हम कोर पाइथन को कवर करेंगे, उसके बाद हम वेबसाइट डेवलपमेंट और डेवऑप्स को, ठीक है? अब हम अपग्रेड कर सकते हैं अपने आप को इसमें मशीन लर्निंग एंड एआई टू, ठीक है? यानी कि जब हम इतना सीख लें, जॉब वगैरह लग जाए हमारी, तब हमें मशीन लर्निंग एंड एआई पे जाना चाहिए, क्योंकि अब जो आगे का वो दिख रहा है, एआई पे ही सब कुछ दिख रहा है कि हाँ, सब कुछ एआई बेस्ड होगा अब। तो ऐसा नहीं है कि एआई बेस्ड होगा तो आपकी जॉब खतरे में है, ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी बिना ह्यूमन बीइंग के कोई काम नहीं होगा, ये समझ लीजिएगा आप। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो जब तक ह्यूमन का उसमें जो है इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, तब तक कोई काम नहीं होगा। हो सकता है कि जहाँ 10 लोग लग रहे थे, वहाँ पर 5 लोग लगें, यानी कि कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा। इसको लेकर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो पहले तो हम इन चीज़ों पे काम करेंगे, ठीक है? बाद में फिर इस चीज़ों को देखा जाएगा, ठीक है? क्योंकि इन्हीं तीनों चारों चीज़ों को कंप्लीट करने में अगर अच्छे से पढ़ाया जाए, आपको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कराया जाए, तो कम से कम मेरे ख्याल से 3 से साढ़े 3 से 4 महीना लग जाएगा। 3 से तो कम नहीं लगेगा, ऊपर ही जाएगा, इसीलिए मैंने 4 महीने का टारगेट रखा है। समझ रहे हैं ना आप लोग इस चीज़ को? जी सर। यस ठीक है? सर, तो यस पेशेंस सर। रखना, मेरे साथ अगर आप पढ़ रहे हो तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि मैं काफ़ी डीप पढ़ाऊँगा, यानी कि डीप लर्निंग होगी, बिल्कुल हम एक-एक स्टेप को समझते हुए चलेंगे, ठीक है? तो शुरुआती दौर में हम लोग थोड़ा कंसोल वगैरह में ज़्यादा काम करने वाले हैं, तो ऐसा ना हो कि आप बोर हो जाएँ। समझ रहे हैं ना आप लोग? क्योंकि हम डायरेक्ट जीयूआई पे नहीं आ सकते, ग्राफ़िकल पे काम नहीं कर सकते डायरेक्ट, क्योंकि हमें बेसिक चीज़ों को समझना होगा। जब तक हम बेसिक को नहीं कवर कर लेंगे, जब तक हम वेबसाइट वगैरह बनाना शुरू नहीं कर देंगे। हाँ, बेसिक में भी हम छोटे-छोटे एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे, सीएलआई टूल्स जिनको बोलते हैं, तो आपको समझ में आएगा सब कुछ आगे, ठीक है? फिलहाल यहाँ पर लिखा हुआ है टॉपिक्स क्या-क्या हम कवर करने वाले हैं। रोड मैप एंड बेसिक कॉन्सेप्ट, वेरिएबल एंड फंक्शन, ऑपरेटर्स, डेटा टाइप्स एंड कंडीशन, अंडरस्टैंडिंग डेटा सेट्स का मतलब यूँ समझ लीजिए आप लोग कि इसके अंदर लिस्ट बोलते हैं, डिक्शनरी बोलते हैं, है ना? सेट बोलते हैं। जैसे हम अरे बनाते थे ना जावास्क्रिप्ट के अंदर, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इस तरीके की चीज़ें, तो उन्हीं चीज़ों की यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर बस नाम चेंज हुआ है, समझ जाएँगे आप लोग जब आप काम करेंगे तो। ऊप्स कॉन्सेप्ट, यानी कि ऊप्स पे हम काम करना सीखेंगे इसके अंदर। ऊप्स कॉन्सेप्ट को फॉलो करके ही काम किया जाएगा, ठीक है? डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, इसको भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट, हम इसमें जो है डेस्कटॉप के एप्लीकेशन कैसे बनते हैं, उसका भी हम एक आपको ओवरव्यू देने वाले हैं, और आपको इतना सिखा देंगे इसके अंदर कि आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बिल्ड करने के लायक हो जाएँगे, ठीक है? मोंगोडीबी डेटाबेस, डेटा वगैरह स्टोर करने के लिए। क्यूटी डिज़ाइनर, ये एक जो है टूल है जिसकी हेल्प से हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन को बनाते हैं, तो इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा बनवा के। जेंगो वेब डेवलपमेंट, ठीक है? लिखते हैं डी जेंगो हैं, लेकिन जेंगो पढ़ते हैं इसको। तो जेंगो हम यूज़ करेंगे वेब डेवलपमेंट के लिए। प्रोजेक्ट यूआई, रिएक्ट जेएस, नेक्स्ट जेएस, टेलविंड एंड डिज़ाइन, यानी कि हम प्रोजेक्ट का यूआई हैंडल करने वाले हैं, रिएक्ट, नेक्स्ट जेएस और टेलविंड एंड डिज़ाइन की हेल्प से, ठीक है? जेंगो रेस्ट एपीआई डेवलपमेंट, यानी कि जेंगो के अंदर हम
रेस्ट एपी बनाना सीखेंगे, जेंगो JWT ऑथेंटिकेशन, उसके बाद नेक्स्ट और सोशल लॉगिन, कंप्लीटिंग प्रोजेक्ट, AWS S3 फाइल मैनेजर। इस तरीके के हम कई सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो ये यहाँ पर 17 टॉपिक लिखे हुए हैं सिर्फ। अब इसके अंदर अगर हम अच्छे से पढ़ने जाएंगे ना, तो एक एक के अंदर मान के चलिए कम से कम 5 से 6 चैप्टर पढ़ने वाले हैं एक एक टॉपिक के अंदर, और किसी किसी में तो ज्यादा ही होगा। ठीक है, अगर मैं रिकॉर्डेड वीडियो की बात करूं तो मेरे ख्याल से 4 महीने में हम लोग 100 से प्लस रिकॉर्ड करेंगे वीडियो। और हमारी जो क्लास होती है वो कंटिन्यू होती है विदाउट छुट्टी। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा आप लोग। समझ रहे हैं आप लोग? क्लियर है? तो टॉपिक्स आपको पता चल गए होंगे। अभी ये टॉपिक आपको ऐसे नहीं समझ में आएंगे, जब हम इसके अंदर जाके काम करना शुरू करेंगे तब आपको सारे टॉपिक समझ में आ जाएंगे। समझ रहे हैं ना आप लोग इस चीज को? और ये समझ लीजिए कि काफी बेहतरीन तरीके से आपको इन चीजों पे काम करने बताया जाएगा। ठीक है, अगर आपको ज्यादा कुछ ना समझ में आ रहा हो कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूं, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे ही जाके आप छोटे प्रोजेक्ट को देखिए, कितनी बेहतरीन तरीके से मैंने समझाया है। ठीक है, तो ये जो वीडियोज होंगे सारे वो प्राइवेट होंगे, आपके ईमेल पे ही ये सारे वीडियो रिसीव होंगे। तो अपना एक्टिव ईमेल और अपना रजिस्ट्रेशन आपको जरूर कंप्लीट करना है। रजिस्ट्रेशन रहेगा तभी आपको वीडियो मिलेगा, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वीडियो नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए हम पाइथन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक नोट्स है पाइथन का, उसमें बात करेंगे हम कुछ चीजों पे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्रोग्रामिंग हम किसे कहेंगे। तो प्रोग्रामिंग यूं समझ लीजिए कि एक तरीका है जिसके हेल्प से हम सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं या वेबसाइट बनाते हैं। तो वेबसाइट वगैरह मान लीजिए कि जब मैं बात करूं सॉफ्टवेयर की, तो उसके अंदर अंतर्गत सारे आ जाते हैं, वेबसाइट हो, वेब एप्लीकेशन हो, है ना, या आपके कोई सॉफ्टवेयर हो, मोबाइल के सॉफ्टवेयर हो कोई, तो वो सारे जो है सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग क्या है? एक तरीका है सॉफ्टवेयर वगैरह बनाने का, वही उसी को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं, ये समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है यहाँ पर लिखा गया है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दीज मेथड आर रिटन इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज एंड दैट लैंग्वेज इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि जिस लैंग्वेज में हम सॉफ्टवेयर बनाने का कोड कर रहे हैं, जैसे कि अलग अलग लैंग्वेज हैं, कई सारे लैंग्वेज है, बहुत सारे लैंग्वेज हैं, है ना, जावा स्क्रिप्ट है, PHP है, C# है, .NET है, इस तरीके के बहुत सारे लैंग्वेज हैं, पाइथन है, सी है, जावा है, C++ है, तो बहुत सारे लैंग्वेज हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम किसको बोलेंगे? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम उसे बोलेंगे जिसकी हेल्प से, जिस लैंग्वेज की हेल्प से हमने सॉफ्टवेयर को बिल्ड किया है। ठीक है, तो उसी लैंग्वेज को हम बोलेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोग्रामिंग तरीका है सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने का। ठीक है, यानी कि प्रोग्रामिंग क्या है? एक तरीका है जिसकी हेल्प से हम सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, गेम्स ये सब बना सकते हैं, ये समझ लीजिए। अब यहाँ पर लिखा गया है नेम ऑफ सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के यहाँ पर नाम लिखे गए हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 4 ही लैंग्वेज है, यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 4 ही लैंग्वेज है, 4 लिख दिया गया है तो, अरे बहुत सारे लैंग्वेज हैं, हमारे तो काउंट में भी नहीं होगा कितने थाउजेंड, क्या 10,000 से भी ज्यादा लैंग्वेज होगा। ठीक है, पाइथन है, सी है, जावा है, PHP है, इस तरीके से समझिए आप लोग। तो कुछ लैंग्वेज के मैंने यहाँ पर नाम लिखे हैं। लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज का मतलब, जैसे अगर हम अपनी बात करें अपने शब्दों में, तो लैंग्वेज का मतलब भाषा। ठीक है ना, और प्रोग्रामिंग के अंदर भी लैंग्वेज एक भाषा ही है, समझ लीजिए। ठीक है, अब वो अलग अलग भाषा है अलग अलग तरीके का काम करने के लिए। जैसे कि अगर हम अपने ही इंडिया की बात करें, तो इंडिया के अंदर ही बहुत सारे लैंग्वेज बोले जाते हैं। गुजरात में जाओगे तो आपको गुजराती बोली जाएगी, है ना, चेन्नई में जाओगे तो आपको वहां पर मद्रासी वगैरह ज्यादा बोलते हैं, महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं, है ना, यूपी वगैरह में हिंदी बोलते हैं, बिहार में भोजपुरी बोलते हैं। तो ये सब क्या है? लैंग्वेज ही है ना। ठीक है, तो उसी तरीके से समझ लीजिए कि इसी तरीके से सॉफ्टवेयर वगैरह बनाने के लिए कई सारे लैंग्वेज हैं। अब सब लैंग्वेज का सिंटेक्स अलग है, और कुछ लैंग्वेज काफी पॉपुलर हैं जिनकी हेल्प से हम सॉफ्टवेयर वगैरह पे काम करते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर बिल्ड करने के लिए हम उस लैंग्वेज का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कोडिंग और कोड। अच्छा, कोडिंग और कोड क्या होता है?
जो हम लिखते हैं, यानी कि यहाँ पर लिखा है ना, द वर्ड्स वी यूज व्हाइल प्रोग्रामिंग आर कॉल्ड कोडिंग। यानी कि प्रोग्रामिंग का मतलब क्या हुआ? प्रोग्रामिंग का मतलब सॉफ्टवेयर बनाने का तरीका, ठीक है? तो उसमें जो हम लिखते हैं कुछ भी, जैसे हमने वायर लिखा, हमने लिखा जो है फंक्शन बनाया, तो जो लिखा हमने वही कोड है, या उसको हम कोडिंग बोलते हैं, ठीक है? जैसे हम काम कर रहे होते हैं ना, तो हमारा कोई दोस्त आता है, वो उसको नहीं मालूम है, तो बोलता नहीं है हमसे, क्या कर रहे हो भाई? तो हम क्या बोलते हैं उसको? कोडिंग कर रहे हैं, या हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, इस तरीके की बात है। तो कोडिंग या कोड जो हम लिखते हैं उसी को बोलते हैं कोडिंग या तो कोड। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि लो लेवल लैंग्वेज इज द ओनली लैंग्वेज विच कैन बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। यानी कि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ लो लेवल लैंग्वेज को समझता है, वो हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझता है। अब हम जो कोड लिखते हैं वो कंप्लीटली इंग्लिश लैंग्वेज में हम लिखते हैं, है ना? हम लिखते हैं ना वायर, तो वायर क्या है? ये एक इंग्लिश का लैंग्वेज है। फंक्शन, फंक्शन क्या है? फंक्शन भी एक इंग्लिश का लैंग्वेज है। इसी तरीके से हम अगर और भी फॉर लूप चलाते हैं, इफ कंडीशन लगाते हैं, इस तरीके की कई सारी चीजें हम लिखते हैं। तो क्या है, ये सब जो है हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आते हैं, ठीक है? यानी कि जो हम कोड लिखते हैं प्रोग्रामिंग के हेल्प से, वो हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज को जो हमारा कंप्यूटर है वो नहीं समझता है। वो क्या समझता है? वो सिर्फ और सिर्फ लो लेवल लैंग्वेज को ही समझता है। लो लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ? लो लेवल लैंग्वेज का मतलब ये हो गया कि जो कोड लिखा गया है वो 0 और 1 के फॉर्मेट में लिखा गया है, यानी कि बाइनरी फॉर्मेट में, बाइनरी नंबर जिनको हम बोलते हैं 0 और 1, उस फॉर्मेट में अगर आप कोड करना जानते हो तो उसी को हम बोलते हैं लो लैंग्वेज, है ना? और उसी लैंग्वेज को हमारा जो सिस्टम है, कंप्यूटर है, वो समझता है लो लेवल लैंग्वेज को। उसको हाई लेवल लैंग्वेज की कोई समझ नहीं है, यानी कि जो हमारा सिस्टम है उसको हाई लेवल लैंग्वेज की कोई समझ नहीं है। समझ रहे हैं ना आप लोग? जैसे कि मैं बात करूं अभी, जैसे मुझे गुजराती नहीं आती है, ठीक है? और मेरा बिजनेस गुजरातियों से है, ठीक है, अच्छी खासी वो है, तो हम क्या करेंगे? अब हमको तो समझ में आती नहीं गुजराती, या हम सामने वाला जो है उसको जो है हिंदी नहीं समझ में आती है, तो क्या करेगा वो एक ट्रांसलेटर रखेगा, या मैं एक ट्रांसलेटर रख लूंगा। क्या करने के लिए? भाषा को ट्रांसलेट करने के लिए। जब वो गुजराती बोलेगा तो जो हमारा ट्रांसलेटर होगा बीच में, वो हमें बताएगा कि हाँ ये ऐसे बोल रहा है, या ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो वही चीज होता है जब हम हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखते हैं, तो यहाँ पर ट्रांसलेटर वर्क करता है, और वो लो लेवल लैंग्वेज में आपका जो कोड है उसको कन्वर्ट करता है सबसे पहले, ठीक है? तो ट्रांसलेटर का काम है कन्वर्ट करना, ठीक है? अच्छा, ट्रांसलेटर भी दो तरीके के होते हैं, एक तो आपका कंपाइलर होता है, दूसरा इंटरप्रेटर होता है। अभी एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कंपाइलर हम किसको बोलेंगे, इंटरप्रेटर किसको बोलेंगे, ठीक है? फिलहाल हम कुछ डिफरेंस को समझ लेते हैं लो लेवल और हाई लेवल के बीच में, ठीक है? ये थ्योरी है, ये आज ही के लिए है, कल से ही हम प्रोग्रामिंग को स्टार्ट कर देंगे, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है? तो ये जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है, इसमें कोड लिखना आसान होता है, ठीक है? यानी कि एज अ ह्यूमन अगर हम काम करना चाहें और काफी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं कोड वगैरह को, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर हमें समझ भी आएगा। हम काम करते हैं ना, अगर हम 0-1 के फॉर्म में काम करने को शुरू कर दें तो हमें बहुत बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, और शायद हम काम भी ना कर पाए आजकल। पहले के जो लोग थे वो शायद काम कर रहे थे, लेकिन अब कोई नहीं काम करता लो लेवल लैंग्वेज पे, ठीक है ना? तो अब सब हाई लेवल लैंग्वेज ही यूज करते हैं, और बीच में होता है हमारा ट्रांसलेटर, वो ट्रांसलेट करता है हमारे कोड को लो लेवल लैंग्वेज में, यानी कि मशीन को समझाता है, ठीक है? यहाँ पर वही चीज लिखी गई है, दीज आर मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज, यानी कि जो लो लेवल लैंग्वेज है वो मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज है। अगर आप लो लेवल लैंग्वेज में कोड लिखते हो तो वो काफी फास्ट एग्जीक्यूट करता है एज कम्पेयर टू हाई लेवल लैंग्वेज, क्योंकि इस कोड को ट्रांसलेट करने में टाइम लगेगा। अब सिंपल सी बात है कि सपोज करो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, और 4 लोग यहाँ पर बैठे हैं हिंदी को समझने वाले, और 4 लोग बैठे हैं जिनको गुजराती आती है, ठीक है ना? तो उनको नहीं समझ में आएगा, उनको क्या करना पड़ेगा? उनको ट्रांसलेटर बीच में रखना होगा। तो जब ट्रांसलेटर ट्रांसलेट करेगा उसके बाद उनको समझ में आएगा, तो जाहिर सी बात है कि उनको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन जो 4 लोग हिंदी वाले बैठे हैं उन वो डायरेक्ट हमारी बात को समझ रहे हैं। तो वही चीज यहाँ पर है कि अगर आप लो लेवल लैंग्वेज में कोड करते हो
तो आपका जो कोड है वो डायरेक्टली सिस्टम समझ जाएगा। लेकिन इसमें अगर आप कोड करते हो तो सिस्टम को समझाना पड़ेगा आपको जो है ट्रांसलेट करके। तो ट्रांसलेट हम इंस्टॉल करते हैं ट्रांसलेटर, ठीक है, कोड को ट्रांसलेट करने के लिए, वो अभी हम करेंगे थोड़ी देर में। हाई लेवल लैंग्वेज रिक्वायर द यूज ऑफ अ कंपाइलर, यानी कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है वही बात आ गई ना कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको एक कंपाइलर की जरूरत है या इंटरप्रेटर की जरूरत है। तो कंपाइलर या इंटरप्रेटर दोनों ही ट्रांसलेटर होते हैं, यानी कि दोनों ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है, डेटा को। यानी कि जो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखा गया वो ट्रांसलेट करने का काम कौन करेगा? कंपाइलर या तो इंटरप्रेटर। तो हाई लेवल लैंग्वेज में जब आप कोड लिखेंगे तो कंपाइलर या इंटरप्रेटर की आवश्यकता होगी। वही चीज यहाँ पर लिखा गया है कि अगर आप लो लेवल लैंग्वेज कोड लिखेंगे तो कंपाइलर या इंटरप्रेटर की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली मशीन उसको समझ लेगा, ठीक है। दीज आर पोर्टेबल फ्रॉम एनी वन डिवाइस टू अनदर। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि जो हम हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखते हैं वो जो कोड होते हैं वो पोर्टेबल होते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पर कोई कोड लिख दूं, कोई कुछ भी काम कर दूं और उस कोड को मैं आपसे शेयर कर दूं, तो वो जो कोड होगा वो आपके सिस्टम पे इजीली रन हो जाएगा, चल जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन यही कोड अगर लो लेवल लैंग्वेज में किया गया हो तो आपके सिस्टम पे नहीं चलेगा। ये जिस सिस्टम पे कोड किया गया है उसी सिस्टम पे सिर्फ चलेगा, आपके सिस्टम पे लो लेवल लैंग्वेज का कोड नहीं चलेगा। तो लो लेवल लैंग्वेज का जो कोड होता है वो सेम सिस्टम पे ही चलेगा जिस सिस्टम पे आपने काम किया है, उसको आप शेयर नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है पोर्टेबल, यानी कि ये जो कोड होता है हाई लेवल लैंग्वेज वाला ये पोर्टेबल होता है, ठीक है, लेकिन ये जो है पोर्टेबल नहीं होता है। समझ गया आप लोग इस चीज को? पोर्टेबल का मतलब ये हो गया कि हम चाहें, जैसे पोर्टेबल का हम बोलते हैं ना कि हमने, पोर्टेबल का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज इजीली इधर से उधर चली जाए, है ना, तो उसी को हम पोर्टेबल बोलते हैं। तो ये समझ लीजिए यहाँ पर प्रोग्रामिंग के शब्दों में कि हमारा कोई कोड है जो हमने शेयर किया किसी और से, यानी कि दूसरे सिस्टम पे वो भी एग्जीक्यूट कर रहा है। तो इससे में फायदा क्या होता है, ठीक है, इसमें फायदा ये होता है कि हमारा एक ही कोड मल्टीपल सिस्टम पे एग्जीक्यूट कर जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारे नुकसान क्या है? अगर हम लो लेवल लैंग्वेज में कोड कर देंगे तो वो सिस्टम यानी कि सेम सिस्टम पे ही काम करेगा। तो आप सपोज करो वैसे ही कुछ काम आपको 100 सिस्टम में सेम काम करना है, तो 100 सिस्टम के लिए आपको यहाँ पर काम करना पड़ेगा लो लेवल लैंग्वेज में। लेकिन अगर आपने हाई लैंग्वेज में एक सिस्टम पे काम कर दिया है तो वो 100 सिस्टम पे काम कर जाएगा। हाई लेवल लैंग्वेज डू नॉट डिपेंड ऑन मशीन, यानी कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो मशीन पे डिपेंड नहीं है। मशीन पे डिपेंड होने का मतलब क्या हुआ? कोई कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो मशीन पे डिपेंड नहीं है। हम जैसे यहाँ पर हमने कोड किया तो हम दूसरे मशीन पे भी उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इसको इसी से रिलेट करिए आप। लेकिन लो लैंग्वेज जो है वो डिपेंड है मशीन पे, ठीक है। और यहाँ पर जो है जो हमारे यूजर होंगे उनको समझने में भी बहुत प्रॉब्लम होगी कोड को, ठीक है। तो ये जो मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज यानी कि सेम सिस्टम पे ही रन होगा, दूसरे सिस्टम पे ये कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा। हाई लेवल लैंग्वेज टेक मोर टाइम फॉर एग्जीक्यूशन, वही बात आ गई ना, जब आप ट्रांसलेट करेंगे किसी भी चीज को थोड़ा सा तो टाइम लेगा ना। तो इतना भी टाइम नहीं लेगा कि आपको पता चलेगा कि हाँ भैया आधा घंटा लग जा रहा है ट्रांसलेट करने में, इतना भी टाइम, मिली सेकंड का बस फर्क रहता है। लेकिन ये जो है काफी स्पीड चलेगा आपका जो लो लेवल लैंग्वेज में कोड होगा। लेकिन याद रहे लो लेवल लैंग्वेज में कोड लिखना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है आज के दौर में, ठीक है। वन डज नॉट रिक्वायर्ड नॉलेज ऑफ हार्डवेयर ऑफ राइटिंग प्रोग्राम। इस यहाँ पर वन से समझ लीजिए कि यूजर या एक प्रोग्रामर को हार्डवेयर की ज्यादा नॉलेज होने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि हार्डवेयर की नॉलेज का मतलब ये हो गया कि हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर हमारे जो हार्ड डिस्क लगे हुए हैं, रैम लगी हुई है ना, इस तरीके के स्पीकर है और वाईफाई है, या और भी जितने भी हमारे हार्डवेयर पार्ट लगे हुए सिस्टम के अंदर, हार्डवेयर पार्ट की बात करूं तो उसकी अगर आपको नॉलेज नहीं है, जैसे हमने लैपटॉप लिया सिंपल, हमें लैपटॉप के अंदर क्या है, डिस्प्ले है, ये है वो, इससे मतलब नहीं है, हमने नॉर्मल कोड करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यानी कि जो प्रोग्रामर होगा उसको ज्यादा हार्डवेयर की नॉलेज होने की आवश्यकता नहीं है, वो डायरेक्टली कोड लिखना स्टार्ट कर देगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप कोड करने जाओगे लो लेवल लैंग्वेज के अंदर तो आपको हार्डवेयर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि हार्डवेयर के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आप लो लैंग्वेज में कर पाएंगे।
लो लेवल लैंग्वेज है ना, तो लो लेवल बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये क्या हो गया कि लो लेवल लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको हार्डवेयर की भी नॉलेज होनी चाहिए, तो काफी डिफिकल्ट है ना ये चीज, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज डू नॉट प्रोवाइड वेरियस फैसिलिटीज एट द हार्डवेयर लेवल, यानी कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो हार्डवेयर लेवल पे कहीं ना कहीं थोड़ा फेल हो जाएगा। मतलब कहने का सिंपल सा मतलब ये समझिए कि जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और उसमें हम हाई लेवल लैंग्वेज से कोड कर रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हम चाहते हैं कि यहाँ पर पावर सप्लाई ना हो, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कोड करना, क्योंकि जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो मशीन से करीबी लैंग्वेज नहीं है। मशीन से जो करीबी लैंग्वेज है वो क्या है, लो लेवल लैंग्वेज है। तो वही कोड अगर हम लो लेवल लैंग्वेज में करें तो वो कहीं ना कहीं जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा उसको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कंट्रोल करेगा। लेकिन वही कोड अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज से करें तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ये परफेक्ट तरीके से एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आपने कोड कर दिया तो ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जो है कंट्रोल कर लेगा। सम एग्जाम्पल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इंक्लूड पाइथन, PHP, जावा। और यहाँ पर भी लिखा गया सम एग्जाम्पल ऑफ लो लेवल लैंग्वेज इंक्लूड द मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। तो एक असेंबली लैंग्वेज भी है और मशीन लैंग्वेज जो हम बात कर रहे हैं 0 और 1 की, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं लो लैंग्वेज के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं कंपाइलर को। तो कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर एक तरह का ट्रांसलेटर ही है। मैं यहाँ पर नोटपैड खोल लेता हूँ। तो दो चीजें हैं, यानी कि ट्रांसलेटर के अंदर दो आता है, ट्रांसलेटर के अंदर क्या आते हैं, दो चीजें आती हैं। ये आपका कंपाइलर हो गया और एक आपका इंटरप्रेटर हो गया। सपोज करो हमने ऐसे लिख दिया जस्ट फॉर कोड, है ना, इस तरीके से लिखा, और इस कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट कर दूंगा काफी टाइम, ऐसे मैंने बहुत सारी बार ऐसे कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो जो कंपाइलर होगा, अब ये क्या है, ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है ना, तो इसको आप कोड से रिलेट करिए कि ये आपका कोई कोड है, ठीक है। जनरली कोड के अंदर ऐसे कोड नहीं करते, हमारे वहाँ पर फंक्शन होते हैं, वेरिएबल होते हैं, एरे होता है, ऑब्जेक्ट होता है, इस तरीके से होता है। तो इसको आप यूं ही समझिए कि ये लाइन ऑफ कोड है, यानी कि स्टेटमेंट्स हैं सारे कोड के। तो जो कंपाइलर होता है, अब ट्रांसलेटर के अंदर दोनों आते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो कंपाइलर क्या करेगा, इसको एक ही साथ लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा कंपाइलर। लेकिन इंटरप्रेटर जो है पहले इस लाइन को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, जैसे इस फॉर्मेट में है ना, पहले इसको कन्वर्ट कर लेगा लो लेवल लैंग्वेज में 0 1 के फॉर्मेट में, उसके बाद इस लाइन को कन्वर्ट करेगा। यानी कि इंटरप्रेटर जो है लाइन बाय लाइन जो है कोड को कन्वर्ट करता है, फिर इस लाइन को करेगा इस तरीके से, है ना, 0 1 0 1 के फॉर्मेट में। तो जो इंटरप्रेटर होता है हमारा वो स्टेप बाय स्टेप, यानी कि लाइन बाय लाइन कोड को जो है 0 1 में, या ये समझ लीजिए कि लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। लेकिन जो हमारा कंपाइलर होता है वो एक साथ सारे कोड को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। इंटरप्रेटर क्या करेगा, लाइन बाय लाइन कोड को कन्वर्ट करेगा या ट्रांसलेट करेगा, आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। समझ गए आप लोग इस चीज को, परफेक्ट। तो वही चीज यहाँ पर लिखा गया है कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में। डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, कंपाइलर ट्रांसलेट द एंटायर सोर्स कोड, है ना, इन अ सिंगल रन, यानी कि एक ही बार में जो है ये कंपाइल कर देता है। और ये चीज यहाँ पर भी लिखा गया, यहाँ पर देखिए इंटरप्रेटर इज अ ट्रांसलेटर विच ट्रांसलेट इंग्लिश वर्ड इनटू द बाइनरी मशीन, और कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटर विच ट्रांसलेट इंग्लिश वर्ड इनटू बाइनरी मशीन कोड, है ना। तो ये चीज वही है कि कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर एक ट्रांसलेट करने का काम करता है और इंटरप्रेटर भी ट्रांसलेट करने का काम करता है। और जो अभी हमने यहाँ पर समझाया वो चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, एक तो आपका एक साथ कोड को कंपाइल कर देगा, दूसरा जो है लाइन कोड को कंपाइल करेगा। कंपाइल का मतलब ट्रांसलेट करेगा और 0 1 के फॉर्मेट में वो ट्रांसलेट करके मशीन को दे देगा, ठीक है। पाइथन डिफिनेशन क्या हो जाएगा भाई, पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इतना ही समझिए आप लोग। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज पाइथन, तो बस सिंपल सा डिफिनेशन है इसका, पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। पाइथन इन्वेंशन, तो पाइथन को किसने बनाया, कब बनाया, वो चीज यहाँ पर लिखा गया है, परफेक्ट, ठीक है। तो अभी हमने कुछ बेसिक नॉलेज, यानी कि हमने कुछ थ्योरीज को समझा पाइथन से रिलेटेड, और हमने जो है कुछ टॉपिक्स को कवर किए, हमने कुछ डिफरेंसेस वगैरह समझे। हम जो है प्रोग्रामिंग का काम करने का काम जो है कल से स्टार्ट कर देंगे, यानी कि प्रोग्रामिंग के अंदर हम पाइथन के अंदर हम जो है प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर देंगे। और प्रोग्रामिंग के साथ साथ जहां पर भी नोट्स की आवश्यकता होगी उतना नोट्स भी आपको मिलता रहेगा,
ठीक है, ये जो नोट्स है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ही आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जा करके आप नोट्स वगैरह डाउनलोड कर लेना। एक और चीज, हम अभी जो है कंपाइलर को इंस्टॉल कर लेते हैं, यानी कि हमारा जो कोड एग्जीक्यूट करेगा उसके लिए हम कंपाइलर इंस्टॉल करेंगे ना, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पाइथन डाउनलोड। ठीक है, तो बस आपको ये लिख देना है पाइथन डाउनलोड। फर्स्ट वाली लिंक दिखेगी पाइथन की स्पेशल यानी कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाएंगे, देखिए डाउनलोड लिखा हुआ, इस पर ओवर करेंगे और यहाँ पर लिखा हुआ पाइथन डाउनलोड, यानी कि डाउनलोड फॉर विंडोज, और ये वर्जन भी है इसके साथ। तो इस पर क्लिक कर देंगे, डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, नोटिस करिए डाउनलोड हो रहा है, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगा। 25 MB का है, शायद मेरा नेट बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है, अब तक तो हो जाना चाहिए इसको। ठीक है, UI बनाएंगे तो क्या उस समय भी नेक्स्ट जेएस और रिएक्ट जेएस सिखाइएगा? अरे तो पढ़ना ही पड़ेगा ना भाई, जब यूआई बनाएंगे तो। तो मतलब फिर से पढ़ाइएगा। फिर वही बात, अरे तो बिना पढ़े कैसे बना लोगे? ओके सर। तो सर ऐसा नहीं ना होगा कि मतलब कि वही मतलब कि वो रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा कि या फिर ऑनलाइन ही होगा? नहीं यार, जो एक बार जो मैंने पढ़ा दिया भाई उसको बारे में मत सोचिए। अब यहाँ पर वो थोड़ी नहीं प्रोजेक्ट बनेगा, ये नया प्रोजेक्ट यहाँ पर बनेगा। ओके सर। ठीक है, तो उसके बारे में क्या सोचते हैं आप? ओके सर, तो मैं वही सोच रहा था कि वो कर लूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि फिर से यहीं से कर लूंगा, और क्या अभी जावास्क्रिप्ट और पाइथन में ही पे बस ध्यान देते तो। सर सर देखिए वो रिकॉर्डिंग स्टॉप किया आपने? रिस्टार्ट कीजिए पहले। चल रही। ठीक है, इसमें क्लिक कर देंगे, हमारे में ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल था इसलिए मेरे में डायरेक्ट ये चीज़ आ गया है। तो आप लोग को यहाँ पर हो सकता है चेक वगैरह करने बोला जाए, तो नीचे वाले को चेक कर देना, ऊपर वाला ऑलरेडी चेक होगा, 2 ऑप्शन होता है। ठीक है, उसके बाद आपको ऊपर वाले पे क्लिक कर देना है, यहाँ पर भी 2 ऑप्शन दिखेगा, तो ऊपर वाले पे क्लिक करना है और चेक बॉक्स को चेक कर लेना है। बहुत ही ईजी सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आपको इंस्टॉल करने में किसी भी तरह का इशू आएगा तो आप हमसे बताइएगा, हम आपकी हेल्प कर देंगे उस समय। ठीक है, अच्छा नीचे जो चेक करेंगे उसमें ये लिखा होगा कि जो है इन्वायरमेंट वेरिएबल को चेंज करने बोला जाएगा। ठीक है ना, तो उसको चेक कर देंगे आप, तो फिर आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल चेंज नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कुछ लिखा होता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो उसको चेक करके आपको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस है, कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट नहीं है ये। आपका जो कंपाइलर है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, जब ये एक बार इंस्टॉल हो जाए तो हम इसका वर्जन जरूर चेक करेंगे CMD में जा करके, तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये। ठीक है, क्योंकि मेरे में पहले से इंस्टॉल था तो हमने अपग्रेड कर दिया उस चीज़ को। आप लोग को यहीं से डाउनलोड करना है। ठीक है, इसे देख लीजिएगा, यहीं से डाउनलोड करना है आपको। ठीक है जी, समझ रहे आप लोग इस चीज़ को? ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, वेट करेंगे। ठीक है, हो गया, तो इसको हम क्लोज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आपको कमांड खोल लेना है इस तरीके से, और यहाँ पर आपको लिख देना है पाइथन डैश डैश वर्जन, इस तरीके से। ठीक है, तो आपको पाइथन का वर्जन दिख जाएगा। ठीक है, पाइथन का वर्जन अगर दिख गया तो ये समझ लीजिए कि सक्सेसफुली आपका सेटअप हो चुका है, यानी कि पाइथन आपका सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। इसको इंस्टॉल करने के बाद आप, मैं तो VS कोड में काम करने वाला हूँ, अगर आपका कोई फेवरेट कोड एडिटर है तो आप उसका भी यूज कर सकते हो, नहीं तो आप एक काम और कर लेना, साथ में VS कोड को भी डाउनलोड कर लेना। तो ऐसे लिखेंगे डाउनलोड VS कोड या VS कोड डाउनलोड, तो ये वाली लिंक दिखेगी फर्स्ट वाली, इस पर क्लिक करके हम VS कोड को भी डाउनलोड कर लेंगे अपने विंडो के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आपका कोई फेवरेट है तो उसमें काम करिए, कोई इशू नहीं है, कोड एडिटर से कोई मसला नहीं है, लेकिन पाइथन आपको जरूर इंस्टॉल कर लेना है। ये जो पाइथन है ना, इसको जरूर इंस्टॉल कर लेना है आपको, तभी आप प्रोग्रामिंग यानी कि जो आपका कोड है वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, समझ गए आप लोग इस चीज़ को? तो ये काम कर लेने हैं, क्योंकि हम जो है बिल्कुल स्टार्ट कर देंगे अपना फर्स्ट कोड लिखना कल से ही, और पेशेंस रखिएगा, बहुत ही अमेजिंग क्लास होने वाला है। अगर आप मेरे साथ शुरू से आखिर तक जुड़े रहोगे ना, तभी आपको फायदा मिलेगा। अगर शुरुआत में आपने 10-15 दिन काम किया फिर छोड़ दिया तो आपको नहीं समझ में आएगा। कर लो, 4 महीने का टाइम दे रहा हूँ, बहुत ही जबरदस्त पढ़ाने वाला हूँ, समझ लीजिए आप लोग। ठीक है,
मैं पहले से नहीं कुछ तारीफ कर रहा हूँ ज़्यादा, आप खुद ही देखेंगे, आप खुद ही इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे जब आप कंटिन्यू धीरे-धीरे हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो। ठीक है ना? तो आप रुक के देखिए, 1 से डेढ़ महीना काम करेंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, हमारे साथ रुकने से फ़ायदा है आपका या नहीं। तो ज़रूर हमारे साथ 1 से डेढ़ महीना आप टाइम दीजिए। ठीक है? फिर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, क्योंकि जो हमारा कंटेंट होगा वो थोड़ा लंबा होगा, वीडियो का ड्यूरेशन भी बहुत ज़्यादा लंबा होगा, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम देने होंगे। ऐसा नहीं है कि 40 मिनट का वीडियो है तो आप 40 मिनट के अंदर उसको कवर कर लेंगे। उसको कवर करने में एटलीस्ट आपको 1 से डेढ़ घंटे का टाइम देना होगा अगर 40 मिनट का वीडियो है तो। ठीक है? तो ये समझ के चलिएगा आप लोग। ठीक है? तो हम लोग जो है कल से ही प्रोग्राम लिखना स्टार्ट कर देंगे पाइथन के अंदर। अभी हमने नॉर्मल चीज़ों को समझा है पाइथन के अंदर। हम क्या पढ़ने वाले हैं उन सब चीज़ों को हमने बता दिया है। टॉपिक्स में थोड़ा इधर-उधर हो सकता है, कोई एग्ज़ैक्ट टॉपिक नहीं लिखा गया है। ठीक है? क्योंकि मेरा जो सिलेबस होता है, ज़्यादातर मेरा जो वो रहता है, मैं पढ़ाते-पढ़ाते ही सिलेबस को जनरेट करता हूँ। ठीक है? कुछ लोग डिमांड कर रहे थे सिलेबस की, तो मैंने कुछ टॉपिक्स को हाइलाइट कर दिया है, ताकि आप लोग को भी समझ में आ जाए कि हाँ, मैं क्या पढ़ने वाला हूँ। ठीक है? वैसे सिलेबस बनाना भी चाहिए। ठीक है? लेकिन मेरी जो आदत है, वो मैं पढ़ाते-पढ़ाते ही सिलेबस बना देता हूँ। यानी कि जो मैं पढ़ाऊँगा, उसको मैं उस वीडियो के टाइटल में डाल दूँगा कि हमने आज ये पढ़ा, फिर ये हमने पढ़ा, तो वही आपका सिलेबस हो गया। ओके। ठीक है? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है वो। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करिए। 500 मंथली फी पे कर दीजिए। और एक चीज़ और ध्यान से सुन लीजिए कि यही कोर्स जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा 4 महीने के बाद, और यही कोर्स अब दोबारा जब आप लेने आएँगे हमसे, तो इस कोर्स की प्राइस जो है डबल हो जाएगी। यानी कि हम फिर इसको 4000 से नीचे नहीं देंगे आपको, 4000 में। अभी अगर आप हमारे साथ पढ़ते हो, क्योंकि मैं ऐसा इसलिए करता हूँ कि जब आप हमारे साथ जुड़े रहोगे ना, तो हमारा भी मन लगा रहेगा काम करने में। इसलिए मैं आपको काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में और आपको किस्त वाइज़ पेमेंट करने बोल रहा हूँ। 4 महीने तक आपको 500 पे करने हैं, 2000 होंगे सिर्फ़। और जब आप कंप्लीट होने के बाद आएँगे अगर, तो आपको यही कोर्स वन टाइम पेमेंट में लेना होगा। ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अगर आप आते हो तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, काफ़ी कुछ सीखने वाले हो आप इस पाइथन के अंदर। अगर किसी को कोई डाउट है, तो उस डाउट के लिए आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। कभी भी, यानी कि मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, जब भी आपको प्रोग्रामिंग करते-करते कोई भी डाउट आ गया, किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ गया, तो उसकी भी सॉल्यूशन आपको दी जाएगी। ठीक है? तो आप हमें मैसेज करिए व्हाट्सएप पे, आपकी हेल्प की जाएगी। इंस्टेंट सॉल्यूशन आपको मिलेगा अगर मेरे पास टाइम रहेगा तो, नहीं टाइम रहेगा तो आपसे टाइम लिया जाएगा कि हम आपको इतने बजे बता देंगे। ठीक है? तो पेशेंस रखिए, और जिस तरीके से आपको बताया जाएगा, जिस तरीके से आपको गाइड किया जाएगा, उस तरीके से आपको काम करते हुए चलना है। ठीक है? तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। कुछ भी इश्यू है तो आप अगर अभी नहीं पूछ पा रहे हो, कोई आपके कुछ डाउट है, हो सकता है अभी याद ना आया, अभी आपको याद ना आ रहा हो, तो आप बाद में पूछ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। कॉल करके पूछ सकते हो, मैसेज करके पूछ सकते हो। जैसी आपकी इच्छा हो वैसे पूछ सकते हैं आप। ओके? थैंक यू एवरीवन।